हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो डिस्कस करते हैं हम हमारे सेशन 10 के क्वेश्चंस जो कि हैं फ्रॉम द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा चैप्टर है जिसमें आपको चीज़ें लर्न होनी चाहिए। कुछ एक कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं जैसे एसटीपी, जिसमें से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन चूज़ किया है। यू नो एसटीपी इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। ठीक है, जिसे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। द क्वेश्चन इज what would happen if oxygen availability to activated sludge flocks is reduced। activated sludge आपको पता है कहाँ फॉर्म होता था सीवेज प्लान में? जो हमारा सेटलिंग टैंक होता था। फर्स्ट प्राइमरी टैंक था जिसमें फिजिकल ट्रीटमेंट किया, फिर उसके बाद एरेशन टैंक आता था, फिर आता था सेटलिंग टैंक। तो वहां पर जब फ्लॉक्स अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरते हैं उसको आप कहते थे एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, तो वो जो एक्टिवेटेड स्लज है, उस एक्टिवेटेड स्लज में आपको पता है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं होती है, इसी वजह से फ्लॉक्स नीचे गिरते जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू दिस एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक इज रिड्यूस्ड। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एक्टिवेटेड स्लज में ऐसा क्या हुआ जिससे वो फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। इस ऑप्शन डिस्कस करने से पहले एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस पर मेरे ख्याल से कई सारे स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं जाता है बच्चों, कि जो आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लान पढ़ते हैं उसमें फिजिकल ट्रीटमेंट तो चलो ठीक है, जो भी आपने फिजिकल तरीके से ट्रीटमेंट किया प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पढ़ते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है, उसमें मुझे एक बात बताइए कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो एक एरोबिक प्रोसीजर है या एनारोबिक प्रोसीजर है? क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी ऑर्गेनिक मैटर के डिग्रेडेशन की बात करते हैं, जैसे बायोगैस प्लांट पढ़ते हैं, है ना, तो वहां पर आप पढ़ते हैं कि बायोगैस प्लांट एक तरीके का एनारोबिक प्रोसेस है, मिथेनोजेंस ग्रो करते हैं, बायोगैस प्लांट एक क्लोज चैम्बर होता है ना। तो कई बच्चे एसटीपी को भी एनारोबिक प्रोसेस समझ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्लियरली पता है कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो दो टैंक्स होते हैं उसमें फर्स्ट टैंक का नाम ही एरेशन टैंक है, यस और नो, दूसरा टैंक सेटलिंग टैंक है। तो जो एरेशन टैंक है इसका मतलब आप उसमें एयर भेज रहे हैं, इसका मतलब आप उसमें ऑक्सीजन भेज रहे हैं। और वैसे भी सीवर लाइन से जो सीवेज आया है, तो सीवर लाइंस ओपन में जो सीवर लाइंस में जो कचरा है उसके साथ जो बैक्टीरिया या फंगस ग्रो कर रहे हैं वहां पर ऑक्सीजन है ना पहले से। तो जो पैथोजेंस उसके साथ आए वो एरोबिक पैथोजेंस है बच्चों, वो एनारोबिक बिल्कुल नहीं है ना। तो एरेशन टैंक में जब हमें सीवेज मैटर को डिग्रेड करवाना होता है तो ऑक्सीजन इसीलिए इंट्रोड्यूस की जाती है क्योंकि ऑक्सीजन विल इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लॉक्स। ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होगी उतना फ्लॉक्स ज्यादा बनेंगे। फ्लॉक्स आप सभी को पता है क्या होती है? फ्लॉक्स हम बैक्टीरियल सेल्स प्लस उनके चारों तरफ जो फंगल फिलामेंट्स का नेटवर्क बन जाता है, इस ग्रुप को आप फ्लॉक्स कहते हैं। ये पढ़ रखा है आप लोगों ने। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन देंगे उतना फ्लॉक्स ग्रो करेंगे और उस सीवेज वाटर में जितनी भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डीकम्पोज करके जो बीओडी हाई था उसको लो कर देते हैं। पढ़ रखा है आप लोगों ने, है ना। ये तो एरेशन टैंक में हुआ। फिर जब हमने इसमें जब ये बीओडी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, फिर इस पूरे इफ्लुएंट को पास किया जाता है सेटलिंग टैंक में। यहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रिड्यूस की जाती है तो यहाँ क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ फ्लॉक विल स्टार्ट टू डिक्रीज। क्यों? क्योंकि फ्लॉक्स में कैसे बैक्टीरिया थे? एरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक फंजाई दोनों थे। तो एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई को ऑक्सीजन ना मिलने पर दे स्टार्ट टू डाई और फ्लॉक्स का नंबर कम होने लगेगा और वो धीरे धीरे नीचे इकट्ठा होने लगेंगे, जिसे आप कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, तो इसी और फिर फाइनली इसको और बता देती हूँ मैं थोड़ा सा। और फिर फाइनली ये जो नीचे एक्टिवेटेड स्लज कलेक्ट हुआ है इसको जरूर लास्ट में एनारोबिक चैम्बर में शिफ्ट करते थे टू कन्वर्ट इट इनटू बायोगैस, जिसे हम कहते थे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, है ना। सिर्फ वो इसलिए किया गया क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज में जो इतना सारा कचरा, इतना सारा वेस्ट सेल्स जो कलेक्ट हुई हैं, उन वेस्ट सेल्स को रिसाइकिल करें, वरना उसे कहाँ फेंकते, है ना। तो उन वेस्ट सेल्स को रिसाइकिल करने के लिए एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर यूज किया जाता है, जिसमें मिथेनोजेंस जो कि एनारोबिक हैं उन्हें ऐड करते हैं टू डाइजेस्ट दीज एक्टिवेटेड फ्लॉक्स या स्लज। ठीक है, क्लियर? ये सब आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो आप ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर देंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है द सेंटर ऑफ फ्लॉक्स बिकम एनॉक्सिक, यस, विच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इवेंचुअली ब्रेकेज ऑफ फ्लॉक्स, यस। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये जो फ्लॉक है इसमें जो बैक्टीरियल सेल्स हैं ये मरने लगेंगी और धीरे धीरे इन फ्लॉक्स का साइज कम होता जाएगा, फ्लॉक्स विल बी ब्रेक। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है हमें, बट मैंने आपको हमेशा क्या रखा, यू हैव टू रीड ऑल द 4 ऑप्शंस। तो सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, फ्लॉक्स वुड इंक्रीज इन साइज एज एनारोबिक बैक्टीरिया वुड ग्रो अराउंड फ्लॉक। पढ़ने पर किसी बच्चे को लग सकता है कि यार बात तो सही है कि फ्लॉक का नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से एनारोबिक बैक्टीरिया फ्लॉक के चारों तरफ इकट्ठे होने लगेंगे, है ना। मतलब नीट में तो हमारा दिमाग अलग अलग तरीके से दौड़ता है ना, बट लेकिन ऐसी चीज आपने इस कॉन्सेप्ट में कहीं नहीं पढ़ी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि फ्लॉक तो अल्टीमेटली मरेगा ही। ये पता होना चाहिए कि फ्लॉक्स में एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट है, तब आपका ये क्वेश्चन सही होगा, अगर इस बात को की नॉलेज आपको है तो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। देन थर्ड, प्रोटोजोआ वुड ग्रो इन लार्ज नंबर। प्रोटोजोअन्स तो हमने एसटीपी में कहीं पढ़े ही नहीं है, प्रोटोजोअन्स इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी नहीं होते हैं, ये भी गलत है। एंड फोर्थ, इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डिग्रेडेशन तो पहले से ही एरेशन टैंक में हो चुका है ना, हम तो सेटलिंग टैंक की बात कर रहे हैं जहां ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ हम कुछ करते तब हम कह सकते थे कि यस, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बीओडी का जो कम होना है या डिग्रेडेशन जो हो रहा है वो भी स्लो हो जाएगा, बट हम वी आर टॉकिंग अबाउट सेटलिंग टैंक, तो उसके रेफरेंस में एक्टिवेटेड स्लज जहां बनता है उसके रेफरेंस में फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपको आपका करेक्ट आंसर मिल गया। यस, द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, जिसमें फ्लॉक्स एनॉक्सिक कंडीशन में ब्रेक होने लगेंगे क्योंकि बैक्टीरियल सेल स्टार्ट टू डाई। ओके, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पढ़े। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, दिस इज द मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। इस चैप्टर में से माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपने जैसे कुछ बैक्टीरियाज के नाम पढ़े हैं जिनसे अलग अलग तरह के एसिड्स मिलते हैं, या बायो कंट्रोल एजेंट पढ़े हैं, कौन पर्टिकुलर किसके लिए इफेक्टिव है, तो उसके अकॉर्डिंग मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करनी थी, दैट इज अबाउट द बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, है ना। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स किन्हें कहते हैं हम? वो मॉलिक्यूल जो बॉडी में जाकर लिविंग सेल्स पर कोई इफेक्ट डाले, जिसको क्या किया जा सके और उन्हें उसकी वजह से बॉडी में कोई ना कोई उसका इफेक्ट हो, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल दिए हैं और उनसे रिलेटेड रोल हैं जिनको आपको करेक्टली मैच करवाना है। ओके, तो फर्स्ट है स्टेटिन्स। पहले हम वैसे ही रिवाइज कर लेते हैं। स्टेटिन्स का रोल आप सभी को पता है, आपने अगर कभी नोट किया हो तो आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट हो तो उनकी मेडिसिन में एट्रोवास्टेटिन इस तरह की मेडिसिन होगी जिनके लास्ट में स्टेटिन वर्ड आ रहा होगा, और वो जनरली दी जाती हैं पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। तो स्टेटिन सिंपली लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल से मैच कर रहा है। और एक चीज यहाँ पे मैं और बताना चाहूंगी, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम है, आप सभी को पता है कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे फॉर्म होता रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों होते हैं। तो जो द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, उस एंजाइम का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कर देते हैं स्टेटिन्स, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन कम हो जाता है, ठीक है। ये स्टेटिन्स का मैकेनिज्म भी है। देन सेकेंड, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए आप सभी ने पढ़ रखे होंगे, ट्रांसप्लांट्स के बाद एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स इन्हें दिया जाता है, ठीक है। और जो साइक्लोस्पोरिन ए है उसका सोर्स भी आप रिवाइज करना चाहें तो ध्यान रखिएगा, साइक्लोस्पोरिन ए मिलते थे मोनेस्कस परप्यूरियस, है ना, एक यीस्ट है ये, जैसे सैकेरोमाइसिस है वैसे ही मोनेस्कस परप्यूरियस से ये मिलता है, ठीक है। तो और इसका रोल क्या है? इट एक्ट एज द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ओके, देन नहीं सॉरी बच्चों, सॉरी मोनेस्कस परप्यूरियस से स्टेटिन्स मिलते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए जो है दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्राइकोडर्मा, है ना। ओके, देन स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, इस तरह की गलतियां हो जाती हैं बट आपको करनी नहीं है, ध्यान रखिएगा। देन स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो क्या है? एक एंजाइम है और इसका सोर्स याद रखना बहुत ही इजी है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस। और क्या करता है ये? इट इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर, है ना। जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन के पेशेंट्स होते हैं, इनफैक्ट मतलब जब मायोकार्डियम यानी हार्ट की मसल्स को डैमेज होने लगता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्यों नहीं मिल रही ऑक्सीजन? क्योंकि मायोकार्डियम की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्लॉट्स बन गए हैं और वो क्लॉट्स ब्लड सप्लाई को रोक रहे हैं। तो उन क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए, रिमूव करने के लिए एज अ क्लॉट बस्टर एजेंट क्या दिया जाता है पेशेंट्स को? स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज मैचेस विद दिस ऑप्शन, ठीक है। एंड लास्ट इज द लाइपेज। लाइपेज यूज किया जाता है सिंपली डिटर्जेंट्स वगैरह में, इसको बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में नहीं लिखना चाहिए था बट ठीक है यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लाइपेज जो है वो रिमूवल ऑफ स्टेन्स में यूज होता है। आप सभी को पता है कि जिन डिटर्जेंट्स में लाइपेज होता है वो ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट मैच हो गया ये। तो इस अकॉर्डिंग इम्यूनोसप्रेसिव का क्या था? सेकंड। तो अब आपको अपना करेक्ट आंसर ढूंढना है, इसमें से देख लेते हैं। फर्स्ट मैचेस विद सी,
yes. Second matches with D, yes. Third matches with B, yes. And fourth matches with A, yes. तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन में एक बहुत ही सिली मिस्टेक हो जाती है बच्चों, इसको लास्ट में मैच करने में। यहाँ तो हम सही से कर लेते हैं, बट जब हम करेक्ट देख रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा ध्यान कभी कभार भटक जाता है और हमें ध्यान नहीं रहता कि कौन सा करेक्ट था, और वो हम गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। आराम से पेशेंटली आप अपना सही ऑप्शन चूज कीजिए इफ यू नो द कॉन्सेप्ट। ओके, सो नेक्स्ट टाइम वी विल मीट इन विद द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक।